नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने संधि के बारे में पढ़ा था, वृद्धि संधि। तो जो वृद्धि संधि है उसमें कई स्थानों पर जो अन्य संधियां प्राप्त होती है, लेकिन उसका अपवाद स्वरूप वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में जो अपन ने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको, तो उनको मैं एक बार हल करवा देता हूं। तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि णकार के यानी जो महेश्वर सूत्र है उसमें हकार का प्रयोग कितने बार हुआ है। ये क्वेश्चन है कि माहेश्वर सूत्रेषु हकारस्य प्रयोगः कतिवारं जातम्, यानी माहेश्वर सूत्रों में हकार का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों में हकार का जो प्रयोग है वो 2 बार हुआ है। एक तो हयवरट सूत्र है, उसके बाद एक हल सूत्र है। तो इन दोनों सूत्रों में है का उल्लेख हुआ है। हयवरट और एक है हल। इन दोनों सूत्रों में जो है हकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि माहेश्वर सूत्रों में णकार के आधार पर कितने प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। प्रश्न ये है कि माहेश्वर सूत्रों में णकार के आधार पर जो प्रत्याहार है वो कितने प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। णकार के उच्चारण के बारे में नहीं पूछ रहा है, णकार के प्रयोग के बारे में भी नहीं पूछ रहा है, पर णकार पर आधारित यानी ण पर आधारित कितने प्रश्नों का जो है, कितने प्रत्याहारों का उल्लेख हुआ है। तो एक तो अण प्रत्याहार, एक इण प्रत्याहार, और इसी प्रकार एक दूसरा है अण प्रत्याहार। यानी अण प्रत्याहार 2 बार है। अभी एक बार जो अण प्रत्याहार है इसमें अ, ई, उ इन 3 वर्णों का उल्लेख है। लेकिन ये वाला जो अण है इसमें लण का जो ण है वहां तक इसमें वर्ण आएंगे, जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, है, ये, व, र और ल, ये वर्ण आएंगे इस अण प्रत्याहार में। ठीक है। तो इस प्रकार जो अण प्रत्याहार है वो 2 है। इसी प्रकार एक प्रत्याहार है इण प्रत्याहार, और इसमें ये सभी प्रत्याहार आ जाएंगे यहां से लेकर के और यहां तक। इसमें केवल अ नहीं आएगा, यानी ई से शुरू होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ण पर जो आधारित जो प्रत्याहार है वो ण पर आधारित प्रत्याहार 3 है। ठीक है। लेकिन यहां जो समझने की जो बात है वो ये है कि ये ण पर आधारित प्रत्याहार पूछ रहा है, न कि ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ऐसा नहीं पूछ रहा है। ठीक है। यदि ण का जो इत संज्ञा हो रही है वो 2 बार हो रही है, एक तो ऐ उण में, एक लण में। ऐ उण में भी ण की संज्ञा हो रही है और लण में भी ण की संज्ञा हो रही है। पर इन ण पर आधारित जो प्रत्याहार है वो 3 प्रत्याहार है। ये समझने की बात है। ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन, यानी जो वृद्धि संधि जो अपाद स्वरूप होती है, यानी वहां वास्तव में संधि तो दूसरी प्राप्त हो रही है, लेकिन वहां अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि होती है। ठीक है।
तो पहला जो सूत्र है, यानी 7 संधियां है, 7 वृद्धि संधियां है, ठीक है। तो जो पहला जो सूत्र है वो है एते धत्युट्सु, इस सूत्र का नाम है एते धत्युट्सु। तो इसको यदि अपन ऐसे लिखे, यानी विच्छेद करके, तो ये हो जाएगा एति, एदति और ऊठ। 3 शब्द है, एक तो एति, एक एदति और एक ऊठ, ठीक है। अब ये जो एति है ये इण धातु का रूप है, यानी इण धातु से बना है ये एति। इसी प्रकार जो एदति है ये एद धातु से बना है, और ये जो ऊठ है यहाँ पर ऊह इस प्रकार का शब्द है, और इस ऊह से ऊठ बनता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जहां पर इण धातु हो, एद हो और ऊह हो, और उनसे पहले यदि अवर्ण हो तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। वहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। जैसे उदाहरण दिया, ये उदाहरण है उप और एति। अब इस स्थिति में, यानी यहां पर उप में जो प है यहां पर ए है और इधर ए है। अब जहां पर ए और ए की स्थिति जहां आती है वहां पर एक सूत्र आता है एंगी पर रूपम। सूत्र का नाम है एंगी पर रूपम। उसका उल्लेख बाद में करेंगे जब पर रूप संधि पढ़ेंगे। तो उस सूत्र के द्वारा यहां पर रूप संधि प्राप्त होती है, ठीक है। यानी इस स्थिति में जो वो संधि प्राप्त होती है वो पर रूप संधि प्राप्त होती है, लेकिन उसका अपवाद है ये सूत्र एते धत्युट्सु। ये कहता है कि यदि अवर्ण के बाद में इण धातु हो, एद धातु हो और ऊ है, तो वहां पर जो है पर रूप नहीं हो करके वहां वृद्धि संधि होगी। ये विशेष बात समझने की है। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता है कि ये जो उदाहरण है ये कौन सी संधि का अपवाद है। ये मुख्य प्रश्न है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन सी संधि का अपवाद है। तो ये अपवाद है पर रूप संधि का, यानी यहाँ पर रूप संधि नहीं हो करके और वृद्धि संधि हो रही है। इसलिए यदि प्रश्न पूछा जाए कि ये जो उदाहरण है ये उदाहरण कौन सी संधि का है, तो ये पर रूप संधि का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर एते धत्युट्सु सूत्र से वृद्धि संधि हो जाएगी और इन दोनों को वृद्धि होकर के और जो है रूप बनेगा उपैति। ऐसा रूप बनेगा उपैति, ठीक है। इसी प्रकार एक दे रखा है एद धातु। अभी जो एद धातु है वो ही है उप और एधते। अब यहां भी वही स्थिति आ रही है ए और ए। अब इस स्थिति में भी वही एंगी पर रूपम से पर रूप प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस सूत्र के द्वारा ये कहता है कि भाई इण धातु हो, एद धातु और ऊ है, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी, और वृद्धि संधि होकर के जो रूप बनेगा वो बनेगा उपैधते। ये विशेष रूप से समझने की है। इसी प्रकार विश्व और ऊ है, ये उदाहरण है विश्व और ऊ है। अब यहां देखो विश्व में ए और इधर आ रहा है ऊ। अब आपको समझ में आया होगा कि जहां ए और ऊ की स्थिति जहां बनती है वहां पर गुण संधि प्राप्त होती है, यानी वहां पर आद गुण से गुण होना चाहिए, क्योंकि ए और ऊ या ए और ई, ए और री, इसी प्रकार ए और री, यानी ये स्थितियां जहां पर होती है
वहां पर गुण संधि होनी चाहिए। अब यहाँ भी वही गुण संधि वाली स्थिति आ रही है, लेकिन सूत्र है एते धत्युट्सु, ये बोलता है इण धातु हो, एद धातु हो या उ है। तो यहाँ पर गुण संधि नहीं होकर के कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। तो इसके बारे में पूछा जाए विश्व उह के बारे में कि कौन सी संधि का अपवाद है, तो गुण संधि का अपवाद है, यानी इसका उत्तर होगा कि गुण का अपवाद है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि वो प्रश्न ऐसे उदाहरण के रूप में नहीं पूछ करके और पूछता है कि कौन सी संधि का अपवाद है, तो ये अपवाद है गुण संधि का। यानी यहाँ गुण होना चाहिए था लेकिन गुण नहीं होकर के और इस सूत्र के द्वारा वृद्धि संधि हुई है, और वृद्धि संधि होकर के और रूप क्या बना है? रूप बना है विश्वऊ है, ऐसा रूप बनता है विश्वऊ है। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उपैति, उपाधिते और विश्वऊ है। इन तीनों को समझना है कि उपैति और उपैधिते में तो पर रूप प्राप्त हो रही थी और विश्वऊ में गुण संधि प्राप्त हो रही थी, लेकिन गुण संधि नहीं होकर के और क्या हुआ यहाँ पर? वृद्धि संधि। तो इस प्रकार से जो सूत्र समझा आपने एते धत्युट्सु। इसी प्रकार यानी अन्य भी उदाहरण है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला उदाहरण पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार एक वार्तिक आती है अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम, वार्तिक का नाम है अक्षादोहिन्यामुपसंख्यानम। ये वार्तिक है अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम। अब इसको यदि विच्छेद करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं अक्षात और ओहिनी और फिर बाद में उपसंख्यानम। तो दो शब्द निकल के आए यहाँ पर, अक्षात और ओहिनी। अभी जो अक्षात जो शब्द है यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। ठीक है, यानी इसमें जो शब्द है मूल शब्द वो है अक्ष। ठीक है, तो अक्ष शब्द के बाद में उहिनी शब्द, अक्ष शब्द के बाद में उहिनी शब्द यदि हो तो वहां पर वृद्धि संधि होनी चाहिए। ये जो वार्तिक है ये बताती है कि अक्ष शब्द के बाद में यदि उहिनी शब्द रहे तो वहां पर कौन सी संधि होनी चाहिए? वृद्धि संधि। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि अक्ष के क्ष में ए और इधर आ रहा है उ। अब बताओ यहाँ कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? गुण संधि, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कौन सी संधि कंडीशन है? गुण संधि की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर गुण संधि नहीं होगी, अर्थात गुण संधि नहीं होगी। तो ये जो उदाहरण है ये किसका अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं गुणापवाद है, यानी गुण का अपवाद है। ये मुख्य रूप से ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर गुण संधि नहीं होकर के और यहाँ कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि हो रही है। ठीक है, तो ये जो वृद्धि होकर के और रूप बनेगा अक्षौहिणी। क्या रूप बनेगा? अक्षौहिणी। और यहाँ जो विशेष जो बात समझने की है वो विशेष बात यह है कि देखो ये जो न है पहले न था, लेकिन जैसे ही संधि हुई तो क्या बन गया? ये ण बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये जो अक्ष शब्द है ये पहले अलग था, लेकिन अब ये एक रूप बन गया। और एक रूप बन गया तो एक स्थिति आती है कि जहां र और श इनके बाद में यदि न रहता है तो वहां पर न को न हो जाता है। ये विशेष रूप से समझने की बात है कि जहां पर र और मूर्धन्य स के बाद में यदि न रहता है तो वहां पर न को न हो जाता है। अब यहाँ उहिनी शब्द था इसलिए नहीं था, न नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एक शब्द बन गया, यानी एक पद बन गया। और एक पद में न को क्या हो गया? न हो गया, क्योंकि ये जो क्ष है ये क्ष
दो वर्णों से मिलकर के बनता है, क और श। तो यहाँ स आ रहा है और स के बाद में यदि न रहेगा तो वहां पर न को न हो जाएगा। इसी प्रकार र के बाद में भी यदि न हो तो वहां भी न को न हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अक्षौहिणी जो उदाहरण है ये किसका अपवाद है? तो गुण संधि का अपवाद है, यानी गुणापवाद है। ठीक है, तो जो अक्षौहिणी जो उदाहरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद जो अगला जो सूत्र आता है, यानी अगला जो उदाहरण आता है वो है एक वार्तिक है, और वो वार्तिक है स्वादि रेरिणु। इस प्रकार की वार्तिक है स्वादि रेरिणु। ठीक है, तो इसको यदि अपन विच्छेद करके लिखे तो वो स्थिति आती है स्वात, और इसके बाद में है इर। ठीक है, और एक है इरिन। ठीक है, इर और इरिन, ये दो शब्द है, इर भी है और इरिन भी है। और ये स्व शब्द के बाद में होना चाहिए। कौन से शब्द के बाद में? स्व। यानी जो स्वात है ये पंचमी विभक्ति का उदाहरण है। ठीक है, यानी पंचमी विभक्ति का रूप है, और इसका अर्थ होता है कि स्व शब्द के बाद में कौन सा शब्द हो, या तो हो इर या फिर इरीन। दो शब्द बताए हैं कि या तो इरीन हो या फिर इर हो। यदि इस स्थिति में कौन सी संधि होनी चाहिए? वृद्धि संधि होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वास्तव में यहाँ वृद्धि संधि होनी चाहिए थी क्या? नहीं। यहाँ पर कौन सी कंडीशन प्राप्त हो रही है? गुण संधि की, क्योंकि अ है, स्व के व में अ है और इर में ई है। जहां अ और ई की स्थिति प्राप्त होती है उस स्थिति में कौन सी संधि होनी चाहिए? गुण संधि होनी चाहिए। तो ये जो उदाहरण है ये भी कौन सी संधि का उदाहरण हुआ? गुण संधि का उदाहरण हुआ। लेकिन यहाँ पर गुण संधि नहीं होकर के ये जो स्वादि रेरिणु जो वार्तिक है, इस वार्तिक के द्वारा और जो है कौन सी संधि हुई? यहाँ पर वृद्धि संधि हुई। और जो इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा स्वैरः। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ जो रूप बनेगा वो बनेगा स्वैरिणी। अब देखो यहां भी, ठीक है, यानी यहां भी जो समझने की बात है वो यही है कि यहां भी वृद्धि संधि हुई है। ठीक है, तो समझ में आई गया आपको कि जहां पर यह स्थिति प्राप्त हो रही है फिर भी यहां पर गुण संधि नहीं होकर के और कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि हुई। किसके कारण? इस नियम के कारण। तो ये जो है अपवाद है। इसी प्रकार जो अगला जो अपवाद है वो है, एक सूत्र है प्रादु होढो ढे सही शेषु। इस प्रकार का उदाहरण है प्रादु होडो ढे सही शेषु। ठीक है, अब इसको अपन एक एक लिखते हैं। तो पहला जो शब्द निकल के आया वो निकल के आया प्रात। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि प्र के बाद में, किसके बाद में? प्र के बाद में कौन कौन सा शब्द हो? ऊह, यानी यहां से निकल के आया ऊह शब्द। फिर आगे जो निकल के आया वो निकल के आया ऊढ़। क्या निकल के आया? ऊढ़। यानी ये ऊह है और ऊढ़। बताओ यहां पर कौन सी संधि हो रही है? गुण संधि हो रही है कि है में जो है में क्या है? ए, और ऊढ़ का ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? ओ। क्या हो गए? ओ हो गया। तो यहां भी गुण संधि है,
ये भी समझने की बात है। तो यहाँ दो शब्द निकल के आए, ऊह और ऊढ़। ठीक है, इसके बाद में आया ऊढ़ी। क्या निकल के आया? ऊढ़ी। अब ऊढ़ी कैसे निकल के आया कि यहां पर जो यह है ये पहले ई था, पहले क्या था? ये ई, लेकिन ई के स्थान पर यण संधि होकर के यति वाला ये हो गया, यानी ई के स्थान पर पे ई को यण ची से यण संधि हुई है। ठीक है, यण संधि जब पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। तो इस प्रकार से तीन शब्द हुए, ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी। इसके बाद में जो है अपना जो शब्द निकल के आएगा वो निकल के आया एस। क्या निकल के आया? एस। ठीक है, और एक निकल के आया एस से। एक क्या निकल के आया? एस से। अब यहां देखो वृद्धि संधि हो रही है। यहां कौन संधि हो रही है? वृद्धि। कैसे हो रही है कि यहां स में ए और इधर क्या है? ए। तो ए और ए मिलकर के आई बन गया। क्या बन गया? आई बन गया। इसका मतलब कौन सी संधि हुई? यहां वृद्धि संधि हुई है। ठीक है, तो देखो एक ही सूत्र में कितने सारे शब्द निकल के आए, ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस से। ये केवल ये सूत्र याद हो जाने से ये निकल के आ जाते हैं, केवल ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो वापस इसको समझना है एक बार कि प्रात, ये जो द है इसको क्या हो गया? चरत्व संधि करके त हो गया, यानी जसत्व का उदाहरण है लेकिन इसको चरत्व करके और त हो गया। इसका अर्थ है कि प्र के बाद में फिर ये गुण संधि करके ऊह और ऊढ़ निकाल लिया। उसके बाद में ऊढ़ी यण संधि, फिर एस और एस से में वृद्धि संधि। तो यानी इसी सूत्र से पूरे रूप निकल के आ गए। और फिर ये जो सु है, ये सु किसका है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में इसको सु हो रहा है। ठीक है, तो ये तो कोई समझने की बात ही नहीं। ये है मूल बात कि प्र के बाद में ये सब शब्द रहे तो वहां पर जो संधि होगी वो संधि होगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ये मुख्य रूप से समझने की बात है। जैसे ऊह का उदाहरण लिया अपन ने, अब यहां मूल रूप से कौन सी संधि प्राप्त होनी चाहिए? गुण संधि होनी चाहिए। कौन सी संधि होनी चाहिए? गुण संधि। लेकिन गुण संधि नहीं होकर के और इस सूत्र के द्वारा कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि हो रही है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण बनेगा वो बनेगा प्रौह है। क्या बनेगा? प्रौह है। यानी यहां पर गुण संधि नहीं होकर के, और गुण संधि नहीं हुई इसलिए ये गुण का अपवाद है, इसको बोलेंगे गुणापवाद है। इसी प्रकार प्र और ये अगला है ऊढ़। अब यहां भी वो स्थिति प्राप्त हो रही है। ठीक है, यानी यहां पर भी क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए, लेकिन इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। और क्या रूप बना? प्रौढ़ है। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण प्र और ऊढ़ी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? प्रौढ़ी। ठीक है, इसी प्रकार एस, तो प्र एस, तो क्या बन जाएगा? प्रेषः। इसी प्रकार एस से को ले लो तो प्र और एस से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? प्रैश्य। क्या बन जाएगा? प्रैश्य। ठीक है, तो ये सब उदाहरण समझ में आ गए कि प्र शब्द के बाद में ऊह हो, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस से, तो इन सब कंडीशन में कौन सी संधि प्राप्त होगी? यानी वहां पर वृद्धि संधि होगी। अब ये जो उदाहरण है ना प्र और एस से, यहां पर कौन सी संधि का अपवाद है? ये पर रूप संधि का अपवाद है कि जहां पर बाद में ए या ओ हो, यानी जिस संधि में बाद में या तो ए हो या ओ हो, किसके बाद में? उपसर्ग के बाद में, तो वहां पर रूप संधि प्राप्त होती है। यानी पर रूप संधि में समझेंगे, लेकिन यहां मोटे तौर पर देखना है कि जहां बाद में ए और ओ हो
वहां पर पररूप संधि प्राप्त होती है। लेकिन इस स्थिति में पररूप संधि नहीं होकर के और इससे क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। इसलिए पररूप संधि का अपवाद है ये दोनों। लेकिन ये किसके अपवाद है, ये गुण संधि के अपवाद है। क्योंकि यहाँ अ प्लस उ वाली स्थिति है, वहां पर अ प्लस ए वाली स्थिति है। इसलिए वो तो हो गए गुण पररूप संधि के अपवाद, और ये जो प्रौढ़ है, प्रौढ़ी और प्रो है, ये हो गए गुण संधि के अपवाद। तो इस प्रकार से आपने समझा प्रादु होडो ढे सही शेषु।